आपका दोस्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर के आपके बीच में आया हूं। हम लोग गांव-गांव जाकर के इस पैगाम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा पैगाम हर गांव के अंदर पहुंच जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पे हम चार एक के गांव में जाएं ताकि पता लगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी यहाँ मजबूती के साथ काम कर रही है। बाकी तो आप सब लोग जानते हो कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर दलित और मुस्लिमों की आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हो। और खास तौर से वो नौजवान साथी भी जानते हैं जो मोबाइल चला रहे हैं। अब सब जानते हैं कौन हमारे हक की बात कर रहा, कौन हमारे हक की बात नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब सीएनआरसी का मामला आया तो तमाम पार्टियां मौन बन के बैठ गई और तो वो लोग भी चुप हो गए जिन्हें आप और हमने सबने वोट देकर के पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किया। इसलिए भेजने का काम किया था कि कल को कोई हमारे खिलाफ कानून पास होगा तो पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज उठाई जाएगी, लेकिन उन्हें भी चुप कर दिया गया, नहीं बोल पाए। लेकिन वही एक शख्स ऐसा रहा आपके बीच में जिसने आप लोगों की आवाज मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया और उस काले कानून के बिल को पार्लियामेंट के अंदर ही फाड़ने का काम किया, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। मेरे साथियों, आपको बता दूं, आप सब लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं कि आज हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के मुत्तहिद होने की जरूरत है। जिस तरीके से आज ये सरकार चल रही है, आप जानते हो, सरकार मैं खास तौर से कहूंगा मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये सरकार नए नए कानून ला करके जबरदस्ती थोपने का काम कर रही। जिस तरीके से आपने देखा हमारे किसान भाई तमाम सड़कों पर हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं से ला रही, क्योंकि ये सरकार उन पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है जो अपने इशारों पे इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग सब मोबाइल और टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे साथियों, आज हम तो आपके बीच में आने का मकसद ये था कि मेरी कौम के लोगों, आप लोग जाग जाओ। आज तक तमाम पार्टियों ने हम लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया। वोट तो हमारा चाहिए, लेकिन हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। मेरे साथियों, आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मुसलमान ने एडी चोटी का जोर लगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमान ने बनवाने का काम किया। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उसमें भी मुसलमान की हिस्सेदारी रही। कांग्रेस की जब जब सरकार आई, मुसलमान की हिस्सेदारी रही। लेकिन मैं समझता हूं जब मुसलमान के साथ अत्याचार और हक तलफी होती है तो क्यों नहीं ये पार्टियां निकल करके बोलती है? क्या सिर्फ मुसलमानों का इन्हें वोट ही चाहिए, वोट बैंक के लिए ही मुसलमान है? अरे तमाम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना करके अपना वजूद बना रखा है। सिर्फ एक हमारी कौम ऐसी है जो बेवजूद अलग अलग जगह बटी हुई है। आप देख लो, हमारे दलित भाई हैं, दलित भाइयों ने एक अपना वजूद बनाया और वजूद बना के मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया। दूसरी चीज, दलित भाई भी समझ रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से दलितों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होया करते थे, आज भी उनका दिल से हम लोग सलाम करते हैं और सम्मान करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। इसी तरीके से हमारे बीच में पढ़े लिखे बैरिस्टर, सूझबूझ वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में है, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे, दलितों की लड़ाई लड़ रहे, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। आज जब संविधान के ऊपर आंच आ रही है, उस संविधान को बचाने के लिए अगर कहीं कोई नेता हिंदुस्तान के अंदर
आवाज उठा रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका अपना भाई है मेरे साथियों। ये कुव्वत अगर किसी को मिली, एक कुव्वत मिली थी दलित भाइयों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, दूसरी कुव्वत अगर कोई ताकत है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो संविधान को बचाने के लिए मजबूती के साथ आवाज उठा रहा है और एक एक कार्यकर्ता को कह दिया कि संविधान में कहीं भी आंच आएगी, अपनी गर्दनें भी कटवानी पड़ गई तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दलित और मुसलमानों को एक साथ जोड़ के इस देश के अंदर मजबूती के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। तो मेरे साथियों, आपने देखा होगा कि अभी बिहार के अंदर हमारा चुनाव हुआ, बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन हुआ, जिस तरीके से चुनाव हुआ आपने देखा। कुछ लोग तो कहते थे पार्टी का हैदराबाद में ही है, बाहर कोई वजूद नहीं है, इस तरीके की अफवाह उड़ा करके मुसलमानों को गुमराह करने की बात करते थे कुछ लोग। और उसमें आपने देखा कि हमारी 5 सीटें निकल के आई और उसके अंदर हमें हिंदू ने भी वोट दिया, मुसलमान ने और दलित ने भी वोट दिया मजबूती के साथ, जिसमें 5 सीटें आपकी अपनी निकल करके आई है। इसी तरीके से हमारा चुनाव हैदराबाद के अंदर हुआ। आपने हैदराबाद में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एडी चोटी का जोर लगा करके ओवैसी को हराना और ओवैसी के साथ जिस तरीके से वहां हैदराबाद के अंदर जो नहीं किया वहां हैदराबाद में आप सब लोग जानते हो। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम रहा कि जिस पहले से ज्यादा सीटें फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, क्योंकि कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि ये कहीं इकट्ठे और मुत्तहिद ना हो जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अरे भारतीय जनता पार्टी की अगर बी पार्टी होती तो हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी एक छोटे से नगर निगम के चुनाव के अंदर, आज तक हिंदुस्तान के अंदर इतिहास है किसी भी पार्टी ने इतनी ताकत इतने छोटे से चुनाव में नहीं लगाई है। लेकिन ये तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का करम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर करम है और उस शख्स के ऊपर करम है जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के निशान को सिर में रखकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है मेरे साथियों। वो लड़ रहा है इसलिए उसकी मदद हो रही है मेरे साथियों। नहीं तो आपने देखा कई मुस्लिम पार्टी आई, बड़ी मुकदमे लगा करके जेलों में ठूसने का काम किया, लेकिन आपके नेता की शेरवानी बिल्कुल मजबूती के साथ साफ सुथरी है और बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आज यही परिणाम, यही उसका नतीजा है जो आज हमारी साथ अल्लाह का करम है कि कारी, मौलवी, मुफ्ती, इमाम आज हमारी साथ जुड़ रहे हैं मजबूती के साथ, क्योंकि वो दुआएं भी कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं कि हमारा कहीं कोई मुस्तकबिल है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है मेरे साथियों। तो ये मेरी कौम के लोगों, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि दोस्तों और साथियों, आज एक छोटा सा सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आपके बीच में दावत लेकर के आया है। दूसरी पार्टियों की गुलामी छोड़ करके अपना झंडा उठा लो, अपने आप को मजबूत करो, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करने का काम करो। इसी में हम सबकी भलाई है मेरे साथियों। अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव की माहौल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि गांव-गांव जाके अपने लोगों को पैगाम दे, अपने लोगों को दावत दे, ये बता दे कि आपका लीडर हिंदुस्तान के अंदर बोलने वाला है। अभी तक हमने किसी ने यहाँ वोट नहीं उसे दिया, लेकिन फिर भी जब जब काला कानून, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे CNRC का हो, जो भी कानून हम लोगों के खिलाफ पारित सरकार ने किया, उसकी आवाज मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया मेरे साथियों। अरे जो आदमी अभी तक हमारा वोट भी नहीं लिया वो हमारी आवाज उठा रहा, और जिनको हमने वोट दिया वो चुपचाप गूंगे होकर के बैठ रहे। इसका फैसला आपके हाथ में है मेरे साथियों। ये समझने की जरूरत है आप लोगों को, अपनी ताकत बनाओ। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगा कि सीख लेनी चाहिए हमें उन दलित भाइयों से, जिन दलित भाइयों ने अपने आप को एक करके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और दोबारा से यह रणनीति बना रहे। क्योंकि मैं गांव-गांव जा रहा, कई दलित भाइयों से मेरी मुलाकात हुई जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे चाचा बैठे। मैंने कहा इस बार का चुनाव के हालात क्या रहेंगे, क्योंकि पिछली बार गठबंधन स्थिति हमारी बिहार के अंदर रही, यहाँ भी रणनीति बढ़ाई जा रही है।
भाई आपकी दो पार्टी है, एक चंद्रशेखर की है, एक आपकी पार्टी बसपा है। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जी हम इस तो आपके लोगों की तरह भूल करने वाले नहीं है, हमने सरकार का मजा लिया है, सरकार ताकत में जब भी आएगी, क्योंकि हमारा सीधा सीधा वोट बहुजन समाज पार्टी पे हाथी के निशान पे जाएगा। ये दलित भाइयों की बात बता रहा हूं मैं, जो गांव गांव बुजुर्ग लोगों से बात करी। मैंने कहा चंद्रशेखर, अरे भाई 15 से 25 साल या 20 साल के नौजवान साथ है हमारे, उनकी आप एकता और ताकत देखिए। वो आज भी चाहते हैं हमारी सरकार है, कहने लगे अगर उसके वोट देने के चक्कर में गए अभी कई सौ साल हम लोगों को जो है बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा, जब जाकर के मायावती तक पहुंच पाएंगे। हमारा तो पूरा का पूरा मिशन तैयार रखा है। और अगर दलित और मुसलमान मिल जाए, जहां गठबंधन हो जाए पूरी मजबूती के साथ, लखनऊ के अंदर अभी ओवैसी साहब आए थे, पूरी चर्चा चल रही है। हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि हमें दलित और मुस्लिमों का वोट चाहिए, दलित और मुस्लिम मिल जाए, इंशाअल्लाह रहमान उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी आप लोगों की होगी मेरे साथियों। आज तक जब जब सरकार बनी उस सरकार को आपने बनवाया है, आपने आपकी देन है सरकार बनवाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब जीत जाते हैं, समाजवादी की सरकार हम लोगों ने सबने मिलकर बनवाई, हमें क्या मिला आप उठा करके देख लो। कोई भाई अगर हो तो पूरा मत मानना मेरे साथियों, हमें सिर्फ थाना पुलिस मिला। और यादवों को क्या मिला? नौकरियां मिली है उन्हें, हमें नौकरियां नहीं मिली है। हमें ज्यादा ज्यादा हमारा काम क्या पड़ा? थाने का पड़ गया, पुलिस का पड़ गया, लाइट का पड़ गया। इससे ज्यादा हमें खुश करने का काम कुछ नहीं हुआ। मुस्तकबिल के बारे में हमारी कोई सोच सरकार की नहीं रही। आज ये हालात मुसलमान के ऐसे हो गए, आपने देखा होगा कि एक वफादार आदमी जो मजबूती से, जिसका नाम मुसलमान आजम खां, उसका परिवार समाजवादी पार्टी में रहा, मजबूती के साथ रहा, उसके साथ जब परिवार को जेल में भेज दिया गया, समाजवादी पार्टी की चूं तक नहीं लगाई मेरे साथियों। यहां आदमी की मानसिकता का पता लग जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुस्लिमों को चाहने वाला है, ये खाली इसे वोट ही चाहिए। ये हालात है मेरे साथियों। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों में जाने का नतीजा नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के अंदर रहा मेरे साथियों। निकाल के दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत अपनी होती है। जब तक ये कौम नहीं समझेगी, अपनी पार्टियों में अपना आप को मजबूत नहीं करेगी, इनके साथ यही हाल होगा। कांग्रेस में आप लोग देख लो, कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आजाद रहे, कितने टाइम से हमारे बचपने से देखते आ रहे, बुजुर्ग भी हमारे देखते आ रहे होंगे, उसके साथ क्या हुआ ये भी आप सब लोग जानते हैं मेरे साथी। तो मैं आपसे इसीलिए कहूंगा कि अपना आप को पहचानो, इन बच्चों के छोटे छोटे मुस्तकबिल के आने वाले टाइम को पहचानो। जो हालात देश के हो रहे हैं उसी तरीके से आप भी अपने अंदर परिवर्तन कर लो मेरे साथियों। एकजुट बन जाओ, एक ताकत बन जाओ, और एक ताकत जब इंशाअल्लाह बनोगे कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है। अरे आप तो वो कौम हो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा मार दे तो बड़े बड़े मामलों को आप फतेह कर सकते हो। वो कौम हो आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कौम हो आप मेरे साथियों। आपको चलाने की जरूरत है मेरे साथियों। जिस दिन हमारी कौम जाग गई, इंशाअल्लाह कोई अत्याचार नहीं होगा, हर काम आपके होंगे, बड़ी बड़ी सरकारें आपके कदमों में झुकने का काम होगी। लेकिन झुकाने के लिए हमें ताकत होना पड़ेगा, एक के पीछे लगना पड़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक चीज जरूर, अपने मेरे साथी नौजवान भी खड़े, बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं। अरे आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर और कौन इतना बड़ा नेता है जो पढ़ा लिखा हो, मजबूती से आवाज उठाने वाला हो, बेखौफ पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, हाथ से हाथ मिला के बात करने वाला हो, पार्लियामेंट के अंदर जब हमारे खिलाफ कोई बिल पास हो तो फाड़ने वाला हो। अभी तक कोई मुस्लिम नेता आया हो तो मुझे बताइए मेरे साथियों। पहला नेता आपको मिला है। अगर उसको भी हम लोग भूल जाए, इंसान जब याद आता है जब दुनिया से चला जाता है, जब दुनिया में उसकी कदर नहीं आदमी कर पाता है। कदर जब होती है जब दुनिया में नहीं होता है। अरे यार हमारे से गलती हो गई, हम उस आदमी को पहचान नहीं पाए। वो अगर कहीं कोई लड़ाई लड़ रहा तो आप लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही मेरे साथियों। और इंशाअल्लाह बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में बहुत मजबूती के साथ लहर चल रही, लोग बुला रहे, बहुत हमजोम के साथ मुसलमान जुड़ रहा मेरे साथियों। तो इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, अपने आप को पहचानो, अपनी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। नौजवान जिस तरीके से मोबाइल चला रहे उन्हें सबको पता है, अपने आपको मजबूत करके अपनी पार्टी को फेमस करने का काम करो, ना कि दूसरे के लिए काम करो मेरे साथ। तो मैं तो इसलिए ही आपके बीच में आज आया हूं
हर गांव में हम चाह रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम पहुंचे, क्योंकि कुछ गांव के लोगों की बात आ रही थी कि भाई जब तक कोई हमारे बीच में नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ओवैसी साहब के भी सिपाही यहाँ खड़े हैं। इसीलिए आज गांव टू गांव जाकर के हमने एक लहर बना रखी है कि जिस गांव में जहां भी हमें याद किया जा रहा हम वहां जा रहे, अपनी बात रख रहे, और बहुत अल्लाह का उसका करम है, मेरे मालिक का, बहुत मजबूती के साथ हमारी कौम, हमारे भाई जुड़ने का काम कर रहे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी कौम को जगाना है, दूसरे भाई को जब चाहे जोड़ लेंगे हम। जब हमारा परिवार, हमारे लोग जुड़े हुए होंगे तभी दूसरे को कह सकते हैं हम लोग अपने साथ जुड़ने को। हमारे जुड़े ना दूसरे को दावत दे तो दूसरे वाला क्या कहेगा, अपनों को तो जोड़ नहीं पाए, दूसरों को दावत दे। इसलिए पहले हमें अपनी कौम को इकट्ठा करना है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आपसे इतनी इल्तिजा इस भाई ने, आरिफ ने, मैं समझता हूं कौम का जज्बा इसके अंदर है। इनने हिम्मत और हौसला दिखाया, हमारे पास सहारनपुर पहुंचा, भेंट मिला, इनने हिम्मत करी और यहाँ हम लोगों को बुला करके आपसे रूबरू कराने का काम किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस भाई का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और धन्यवाद आप सब लोगों का भी करता हूँ। देख के बड़ी खुशी हुई कि एक तरसी आवाज पे हमारे लोग आ गए सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई इसमें जुड़ो, पार्टी के अंदर इसका प्रचार करो, जहां जहां रिश्तेदारियां ताल्लुक है उनको कहो कि अपने यहाँ बुलाओ, हमारी जहां जरूरत है। मैं अभी कई दिन से भेंट विधानसभा में रुका हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह जिस गांव में जहां कहोगे आपके बीच में मेरे पे कॉल आवेगी। मैं वसीम भाई यहाँ से जिला पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हमारे भाई है, मुजफ्फराबाद से हैं, ये भाई फतेहपुर से हैं हमारे भाई, तो और भी साथी बहुत सारे हैं जो इस मिशन में लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जहां आप आवाज मारोगे आपके बीच में खड़ा हूं। नंबर नोट कर लियो। देखने में आपका भाई छोटा सा जरूर है, लेकिन उस दौर में भी मैं घबराया नहीं। जब शिवसेना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का दौर था तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अली सेना बनाने वाला आपका भाई था। जब आतंकवाद में रखा जाता तो तिरंगा झंडा पेट पे बांध करके कश्मीर के लाल चौक पर ले जाने का काम आपके भाई इजहार बबलू ने किया था। मेरे साथियों, घबराता किसी से नहीं, सिर्फ नीली छतरी वाले से डरता हूं और आप लोगों की दुआओं के बदौलत चलता हूं। जहां भी चलता हूं अल्लाह ताला अगर मौत भी दे तो मेरी कौम की खिदमत करते करते मौत आ जाए, उसके लिए मैं अपना आप को बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा। मेरे साथियों, इससे बड़ी बात नहीं। फिर मुरादात को भी इतना ही कहूंगा।